तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिवीज लैब के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इस स्टॉक में 9% की भयंकर गिरावट देखने मिली। एंड देखिए ये गिरावट यूं ही नहीं हुई है, गिरावट के पीछे मेन कारण है कंपनी के क्वार्टरली नतीजे, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में डिप देखने को मिला। कंपनी की सेल्स में 6.6% का डिप था एंड प्रॉफिट में भी 19% का जोरदार डिप था। एंड साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में डिप देखने को मिला। एंड देखिए ये रिजल्ट्स मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के भी नीचे थे, जिसके बाद इस स्टॉक में धड़ल्ले से गिरावट देखने को मिल गई। तो हमने ये तो जान लिया कि गिरावट क्यों हुई। अब जानना प्रयास करते हैं कि क्या हमें इस गिरावट में इन्वेस्ट करना है या एवरेजिंग करनी है। तो इसके पहले हमें जानना पड़ेगा गिरावट मेनली हो ही क्यों रही है। मतलब कि आज की गिरावट के पहले भी इस स्टॉक में टॉप से पहले से 38% की जोरदार गिरावट है। यानी कि इस स्टॉक में आज की गिरावट के पहले भी कई दिन से गिरावट चल रही है। एंड देखिए ये गिरावट क्यों हो रही है, ये गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। मतलब कि डिवीज लैब का 80% रेवेन्यू इस कंपनी के एक्सपोर्ट से आता है। तो देखिए एक्सपोर्ट ड्रिवन होना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इस कंपनी का 80% में से 70% रेवेन्यू केवल यूएसए एंड यूरोप से आता है। एंड आप देख ही रहे कि स्लो डाउन के चलते इन दोनों जगह कितनी खराब स्थिति हो गई है। एंड साथ ही साथ इस स्टॉक में गिरावट और कंटिन्यू हो सकती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी खराब आई है। कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री में मैनेजमेंट ने यह कहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में ऐसे ही 19-20 नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि और गिरावट बढ़ सकती है स्टॉक में। तो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कंपनी कामकाज क्या करती है, जिसके बाद हम इस स्टॉक को गिरावट में भी होल्ड कर पाएंगे अगर इस समय ले लेते हैं तो इसीलिए पहले हमें कंपनी का कामकाज समझना चाहिए। तो ये कंपनी बेसिकली मार्केट लीडर कंपनी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, यानी कि हमें ये पता चलेगा कि कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। लेकिन देखिए हमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनीज को सालों लग जाते हैं दवाई बनाने में कोई भी, एंड उस दवाई के पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। ये तो आप सहमत है ना? अब उस दवाई को बनाने के बाद कभी कदार उस दवाई को अप्रूवल नहीं मिल पाता है बहुत सारे रेगुलेशंस की वजह से, जिसके बाद जितना भी खर्चा इन कंपनी ने R&D में किया एंड दवाई को बनाने में किया, वो पूरा पैसा पानी में डूब जाता है। यानी कंपनी का एक तो टाइम भी वेस्ट हुआ एंड साथ ही साथ मनी भी वेस्ट हुआ, जिसकी वजह से हमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर उतना पसंद नहीं है। लेकिन इस कंपनी की खास बात क्या है कि इस कंपनी के मार्जिन काफ़ी शानदार है बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मुकाबले। तो ठीक है हमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब भी हम चाहें तो इस कंपनी थोड़ी मोड़ी एलोकेशन रख सकते हैं, जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो सेक्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। एंड देखिए ये कंपनी जो करती है उसमें कंपनी सफल भी हो पा रही है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो वो 17 एंड 19% से इजारा की है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी। इतनी ग्रोथ आपको तो एशियन पेंट्स में भी नहीं दिखी है 10 साल में अगर आप देखने जाएंगे तो। एंड इसीलिए इस कंपनी का 10 साल का स्टॉक प्राइस CAGR भी 19% CAGR का है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शानदार रिटर्न्स माने जाएंगे। यानी कि ओवरऑल जो कंपनी कर रही है उसमें सफल भी हो पा रही है। तो एक आध दो क्वार्टर खराब आ जाने से कोई भी कंपनी खराब नहीं हो जाती। एंड अगर हमें उस कंपनी का कन्विक्शन यानी कि विश्वास है तो हमें उस कंपनी में उस खराब समय में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके बाद जब उस कंपनी का अच्छा समय आता है तो हमें काफ़ी शानदार फायदा मिल सकता है। तो हमने ये जान लिया कि कंपनी करती क्या है एंड जो करती है उसमें सफल भी हो पा रही है। अब जानने प्रयास करते हैं क्या इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक सस्ता भी हुआ है कि नहीं। तो देखिए आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि देखिए इतनी गिरावट के बाद भी ये स्टॉक इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ता नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री का पी देखने जाएंगे तो 24 के आसपास है, वही अगर आप इस स्टॉक का पी इतनी गिरावट के बाद देखने जाएंगे तो वो 30 के आसपास है। यानी कि इंडस्ट्री पी के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी और गिरावट की गुंजाइश अभी भी बाकी है। लेकिन वही अगर आप इस कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन इस कंपनी की लाइफ टाइम वैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे, मतलब कि अगर आप इस कंपनी का 10 साल का मीडियन पी देखने जाएंगे तो 31 के आसपास है, जिसके हिसाब से ये स्टॉक इस समय एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक है। यानी कि हमें एक परसेप्शन तोड़ना पड़ेगा कि 38% की गिरावट के बाद ये स्टॉक और नहीं गिर सकता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये देख लिया कि इंडस्ट्री पी के मुकाबले ये स्टॉक अभी भी एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है, एंड साथ ही साथ अपने मीडियन पी के मुकाबले ये स्टॉक अभी एक फेयर वैल्यूड स्टॉक है। यानी कि इतनी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक अभी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आया है। एंड कभी कभार स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में जरूर आता है। अब ऐसा नहीं कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में नहीं आ सकता है। ओवरऑल हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं सरल भाषा में कि इस स्टॉक में अभी और गिरावट की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक है। तो क्या हमें इस स्टॉक में डर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि हर 5% या 10% गिरावट के बाद हमें इस स्टॉक में एवरेजिंग करनी चाहिए अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से। तो अब जानने प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट 3370 के आसपास आ रहा है, जहाँ पे आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगनी चाहिए अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो फिर उसके बाद मान लीजिए ये लेवल टूट जाता है तो फिर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का अगला अच्छा लेवल 3160 के आसपास आ रहा है। एंड फिर मान लीजिए बाई चांस ये लेवल भी टूट जाता है, तब इस स्टॉक में 3000 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल मिलता है।
यानी कि आपको इन 3 लेवल्स पे ध्यान रखना है अगर आपको इस कंपनी में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करनी है तो। लेकिन देखिए एज ए इन्वेस्टर हमें ये भी नहीं करना है कि हमने ये जो लेवल आपको बता दिए तो ठीक है आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन गिरता जा रहा है तो आप अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि कंपनी के नंबर अभी वीक आ रहे हैं। अगर कंपनी के नंबर एक बार को अच्छे आ रहे होते तब स्टॉक गिर रहा होता तो हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते थे। अभी हमें अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना है। वहीं इस समय अगर हम इस स्टॉक का RSI देखने जाएंगे तो 37 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक वापस से एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो अगर हम एक शॉर्ट टर्म निवेशक है तो हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट ही करना है क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में और गिरावट की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक है। वहीं देखिए अगर हम एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो हमें शॉर्ट टर्म की 10-20% की गिरावट से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि 20% स्टॉक गिर रहा है यानी कि उस स्टॉक में रिस्क और कम हो रहा है, यानी कि हमें उस समय उस स्टॉक में और इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक्टिवेट होना है एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करना है। वहीं आज की गिरावट के बाद ये स्टॉक ने चारों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। यानी कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए वार्निंग है कि इस स्टॉक से दूर रहें, जो हमारी इन्वेस्टर्स की एक प्रॉब्लम होती है कि हम स्टॉक को गिरता हुआ देखें कि इन्वेस्ट कर देते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म वाले इस स्टॉक में धीरे धीरे सिस्टमेटिक मैनर में जरूर इन्वेस्ट करें। वहीं अगर आप इस स्टॉक की एक ऐसी कैसे देखेंगे तो उससे आपको एक बात याद आएगी वॉरेन बफेट की। देखिए इस स्टॉक में आप देख ही रहे हैं कि फियर का माहौल है एंड वॉरेन बफेट की क्या बात है कि जब भी स्टॉक में फियर का माहौल रहे एंड वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, मतलब कि अब देखिए हमेशा तो स्लो डाउन नहीं रहेगा ना, मतलब कि US एंड यूरोप की इकोनॉमी हमेशा ही नीचे नहीं जाती रहेगी, कभी ना कभी ये रिकवर करेगी। लेकिन अगर हम उस रिकवरी के माहौल में इन्वेस्ट करेंगे तो वॉरेन बफेट के हिसाब से हमें ज़्यादा अच्छा प्राइस नहीं मिल पाएगा। लेकिन वही अगर हम इस माहौल में इन्वेस्ट करते हैं तो हम आने वाला ग्रीड का माहौल देख पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पे इस कंपनी में ग्रीडी होना है एंड जरूर इन्वेस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा फियर का माहौल पहले ही आ चुका है। वहीं देखिए अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5% से ज़्यादा की नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस होती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस वेदांत साइनिंग ऑफ।